योग को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो निसंदेह पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का नाम सबसे ऊपर आएगा। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के अथक प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दिव्य हिमाचल टीवी आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के दिव्य और भव्य परिसर में पहुंचा। यहां दिव्य हिमाचल टीवी के नाहन स्थित ब्यूरो चीफ सूरत पुंडीर ने पतंजलि योगपीठ के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण से आयुर्वेद और योग के महत्व पर बातचीत की। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम देश की जानी मानी पतंजलि योगपीठ के कैंपस में खड़े हैं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतवर्ष में योग की यदि दोबारा से पुनर्जीवित करने में किसी का योगदान रहा है तो वो मेरे साथ शख्सियत इस टाइम जुड़े हैं आचार्य बालकृष्ण जी। आचार्य बालकृष्ण जी, आपका दिव्य हिमाचल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। आचार्य जी, देश में योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़ते रुझान का आप मूल्यांकन कैसे करते हैं और पतंजलि योगपीठ का इसमें क्या योगदान रहा है? आपका जो दिव्य हिमाचल टीवी है और हिमाचल की दिव्यता और भव्यता को लोगों तक पहुंचाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। आचार्य बताते हैं कि योग दुनिया भर में दिनचर्या का अभिन्न अंग बन चुका है। इसमें मोदी सरकार का भी अहम रोल रहा है। पतंजलि से जुड़े 10 लाख कार्यकर्ता इससे जुड़कर लोकहित में कार्यरत हैं। वे बताते हैं कि किसी भी बीमारी या महामारी में आयुर्वेदिक पद्धति को विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद को प्रारंभिक उपचार के तौर पर ही अपनाना चाहिए। आज योग पूरी दुनिया में लोगों ने स्वीकारा है। योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। यदि बड़े स्तर पर देखें तो श्रद्धेय स्वामी जी का जो अथक तप और पुरुषार्थ है, जो विगत हम 3 दशकों से इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सत प्रयास से 200 देशों ने इसको एक तरह से मान्यता प्रदान कर दिया। उससे एक और इसमें योग को लोगों तक पहुंचाने में से सहयोग प्राप्त हुआ। कोरोना ने तो और भी अच्छी तरह से दुनिया को बता दिया है कि यदि आपको प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए यदि कोई चीज़ हो सकती है तो योग हो सकता है। इसमें तो निर्विवाद यह सत्य है कि पतंजलि के माध्यम से, श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से योग पूरी दुनिया में पहुंचा और इस योग को आज हमारे 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता रात दिन एक करके जन जन तक भी पहुँचाने के लिए बड़ी प्रयास है। वे बताते हैं कि किसी भी बीमारी या महामारी में आयुर्वेदिक पद्धति को विकल्प के रूप में नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद को प्रारंभिक उपचार के तौर पर ही अपनाना चाहिए। आयुर्वेद में पहले भी शक्ति थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। दुनिया की सबसे प्राचीन और मानव के इतिहास, अतीत और मानव के प्रादुर्भाव से जुड़ी हुई पद्धति है हमारी आयुर्वेद की पद्धति है, योग की पद्धति है। कालांतर में राजाश्रय न मिलने की वजह से आज दूसरी पद्धतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, परंतु उससे आयुर्वेद की महत्ता कभी कम नहीं होगी। और लोगों को जो उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए थी, चेतनता होनी चाहिए थी, कई तरह से एजुकेशन के अभाव में विभिन्न तरह के षड्यंत्रों के माध्यम से उनको भ्रमित होने के कारण से जो दूर थे थोड़े, कोरोना के समय पर लोगों ने देखा जब दुनिया में सारी चीज़ फेल हो जाती है, कोई चीज़ काम नहीं करती है, तो उसके बाद आयुर्वेद काम करती है। इस बात की है कि आयुर्वेद एक अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है। आयुर्वेदिक मेन जो स्ट्रेंथ की औषधीय पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, जो हम पूरे जीवन के लिए, क्योंकि आयुर्वेद जीवन पद्धति है, उस तरह से हमको आयुर्वेद को मानना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। विशेष करके हिमाचल की भूमि है, देवों की भूमि है, विभूतियों की भूमि है, आयुष की भूमि है, तो कम से कम जिन क्षेत्रों में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की स्थानीय औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, वनौषधियाँ, इनको हमें प्राथमिकता देकर अपने शरीर और सेहत को रखने का प्रयास करते हैं।
हिमाचल में पाई जाने वाली बहुमूल्य औषधियों के दोहन पर पतंजलि फिर से ध्यान देगी, ऐसा भरोसा आचार्य बालकृष्ण ने दिया है और सोलन के साधुपुल में फिर से कार्य शुरू किया जाएगा। शुरू में ही हम लोगों ने पूरा कंस्ट्रक्शन निर्माण कर दिया था जब सरकार से जगह मिली थी। उसके बाद भी फिर उसके बाद जो सरकार आई उस सरकार की थोड़ी बदनीयती कहें या उनके षड्यंत्रों के कारण से बनी हुई जगह को भी उन्होंने खंडहर बना दिया। इस कोर्ट कचहरी स्टे वो सब प्रक्रिया में जाना हुआ हमको। उसके बाद वो सब हमने जब सरकार से वो चीज़ हमको मिली तुरंत टीम लगा करके हमने सब रिपेयर करवा करके पूरा मेंटेन करके सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी थी। उसके बाद फिर कोरोना के चक्कर में वो एक उद्घाटन वाली प्रक्रिया थी वो रह गई है। काफ़ी निर्माण हो चुका है, बाकी और भी जो जरूरत और आवश्यकता होगी हम निर्माण ही करेंगे और हिमाचल के लोगों के लिए योग आयुर्वेद के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए काम भी करेंगे बहुत जल्दी। हिमाचल में हर्बल की बहुत क्षमताएं हैं। हिमालय क्षेत्रों में भी पाई जाने वाली जड़ी बूटियों में भी कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ, काफ़ी जो रेयर जड़ी बूटियाँ हैं वो कुछ हिमाचल के क्षेत्र में मिलती हैं। तो हमको वहाँ पर जो हम लोगों ने सोलन में भी साधुपुर में जो स्थान बनाया था उसी के लिए भी था कल्टीवेशन और कलेक्शन के लिए हम लोग काम करवाएं, वो भी हम करेंगे। और अलग अलग स्थान पर गवर्नमेंट के लेवल पर हम जो सोचते हैं कि कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ में बाकी सब जड़ी बूटियाँ औषधियाँ हम खरीदने के लिए प्रयास करें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए अच्छा है किसानों के लिए, किसान कुछ भी लगाएगा तो कम से कम इतने में तो बिकेगा ही। उससे ज़्यादा में बिके तो कहीं भी बेच सकता है, यदि उससे ज़्यादा में ना बिके तो वो हमारे लिए बाध्यता होती है कि हम किसानों की जो उत्पाद हैं उनको उस मूल्य पर खरीदें। इसके लिए भी हम काफ़ी गंभीर हैं। थोड़ी अभी समय लग रहा है पर हम अवश्य करेंगे। आचार्य बालकृष्ण का मानना है कि अभी तक आयुर्वेद शिक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत गहन अध्ययन नहीं है मेरे पास कि हिमाचल की हर्बल नीति क्या है, पर मैं इतना ही चाहता हूँ कि क्लस्टर बना करके और सेलेक्टिव जो वहाँ के जो स्पीसीज हैं या जो अच्छी वैरायटियाँ हैं यदि हम प्रमोट करें, ज़्यादा स्पीसीज में जाने की जगह पर सेलेक्टिव स्पीसीज में हम जाएं या वैरायटीज़ में जाएं या हमारे हर्बल में जाएं, उससे ज़्यादा इनकम हो सकता है और एक जगह पर ज़्यादा वॉल्यूम में जड़ी बूटी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कहीं ले जाने के लिए उससे सुविधा हो सकती है। दुनिया की किसी भी मेडिकल स्टडी के दौरान ही आयुर्वेद की शिक्षा भी अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। आयुर्वेद में देखिए जो शिक्षा की प्रक्रिया है हम ऐसा मानते हैं कि वो त्रुटिपूर्ण है। उसमें भारत सरकार को और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब CCIM के तहत जो बच्चे जो हमारे यहाँ इसके नीट वगैरह एग्जाम के बाद जैसे आयुर्वेद में प्रवेश लेते हैं, जो एलोपैथी को जिस प्रक्रिया से बच्चे जाते हैं उसी प्रक्रिया से आयुर्वेद में आते हैं, परंतु बाद में फिर उनको एक हीन भावना हो जाती है कि मैं 2 श्रेणी का था इसलिए मैं आयुर्वेद में आया। तो आयुर्वेद की जो प्रवेश की परीक्षा की जो प्रक्रिया वो ऐसी होना चाहिए कि जो आयुर्वेद के लिए अलग से परीक्षाएं हों, यानी कि जो बच्चा आयुर्वेद में आना चाहता है वही परीक्षा दे और उसी का आयुर्वेद में सिलेक्शन हो। उसके बाद एजुकेशन के बाद में भी जो थोड़ी सी द्वैत दृष्टि से देखा जाता है वो भी उचित नहीं है, क्योंकि चिकित्सा पद्धति के अंदर आयुर्वेद किसी पैथी से कम नहीं है। यहाँ तक कि रिसर्च के बाद पतंजलि के पास बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल का लैब है, हम 3 लेवल तक का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, NABL एक्रेडिटेड हमारे लैब हैं और हमारे पास NABH हॉस्पिटल्स हैं। तो हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए तो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जो ड्रग बनाने के लिए जो भी जरूरत होती है वो सब कुछ हम करके आयुर्वेदिक औषधि को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का फिर दुनिया में पहुंचाने के लिए हमको जरूरी है। योग और आयुर्वेद को बेसिक रूप में स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें। इसके अतिरिक्त हम तो ये मानते हैं कि दुनिया में किसी भी पैथी का कोई भी एक्सपर्ट बनना चाहता है, कोई भी मेडिसिन प्रोफेशन में जाना चाहता है, चिकित्सक बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको उसके सिलेबस के अंदर योग और आयुर्वेद कंपल्सरी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके और हमारी भारतीय परंपरा को भी वो अच्छी तरह से समझ सके। वह कोई मॉडर्न सिस्टम को आयुर्वेदिक नहीं रोकता है, वो विरोधी नहीं है, परंतु बहुत कुछ नॉलेज जो बाकी जगह पर नहीं है वो आयुर्वेद में है, उससे वो लोग भी लाभ ले सकते हैं।
जल और जंगल को हरगिज बचाने के हिमायती रहे बालकृष्ण आचार्य का मानना है कि एलोपैथी और आयुर्वेद पद्धति परस्पर में विरोधी नहीं है। ये आयुर्वेद के अंदर अथाह अपार सामर्थ्य है। जो आयुर्वेद में सामर्थ्य है उसके लिए आयुर्वेद का ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद के नॉलेज ना हो करके, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति के नजदीक है, आयुर्वेद साइड इफेक्ट रहित है, आयुर्वेदिक सस्ता है, इसीलिए पहले आयुर्वेद, उसके बाद क्रिटिकल और इमरजेंसी के अंदर में यदि एलोपैथिक का सेवन भी करना पड़े, एलोपैथिक का आश्रय भी लेना पड़े तो कोई बुरा नहीं है। और चिकित्सक को तो एक तरह से रोगी को ठीक करने की भावना से चिकित्सा कार्य करनी चाहिए। इसीलिए पैथी तो हमारे बाहर की लड़ाइयाँ हैं, अंदर तो बायोकेमिस्ट्री काम करती है। इसलिए रोगी के हित के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इंटीग्रेटेड सिस्टम की आवश्यकता है। वहाँ पर विरोधात्मक नहीं, सहयोगात्मक भाव से हमको काम करना है। देखिए, हम पहले तो जंगल बचाने का प्रयास करें, अनावश्यक रूप से लकड़ियों का प्रयोग हो, क्योंकि हम ज़्यादा लकड़ी पर आश्रित हो जाते हैं तो जंगल कटता है। जंगल को बचाने का प्रयास करते हैं तो एक तो इससे हमारा एक रिश्ता बनेगा। दूसरा, क्योंकि यदि हम जड़ी बूटियों से, हम प्राकृतिक जीवन से और प्रकृति से जो हमारे भावनात्मक लगाव होगा तो फिर ये जड़ी बूटियाँ और जंगल ये बचेंगे। यदि ऐसा हमारी भावनाएं नहीं होंगी तो न जंगल बचेंगे, न जड़ी बूटियाँ बचेंगी, न ही हमारा जीवन कोई प्राकृतिक जीवन रहता है। पतंजलि अभी बड़े स्तर पर काम कर रहा है आयुर्वेद अनुसंधान के लिए, बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है प्रामाणिक औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में। अभी श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वेलनेस के सेक्टर में। क्योंकि अभी हम लोग काम कर रहे थे, पहले हमारी यहीं पर ही आईपीडी थी पतंजलि योगपीठ में, अब योग ग्राम है बड़ा, जहाँ 1000 से ज़्यादा पेशेंट लाभ पा रहे हैं। उसी तरह के पूरे जो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर, 1000 के लगभग सेंटर पूरे देश में खोलने की श्रद्धेय स्वामी जी की योजना है और उसके लिए कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हिमाचल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और देश भर के लोगों की जो जिज्ञासाएं थी, आचार्य बालकृष्ण से आज हमने वो प्रश्न सीधे बातचीत के माध्यम से, दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए। निरंतर भविष्य में भी हम प्रयास करेंगे कि आचार्य जी के जो विचार हैं, आचार्य जी के जो योग को लेकर जो टिप्स हैं और आयुष को लेकर जो टिप्स हैं, वो भी हम दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करते रहें। तब तक दिव्य हिमाचल टीवी के लिए आचार्य बालकृष्ण जी के साथ सीधी बातचीत के साथ हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ से मैं सूरज कुंडी।